तो आज हम पढ़ने वाले हैं बियर लैम्बर्ट का नियम। बियर लैम्बर्ट का नियम, ये नियम क्या कहता है फिर से समझ लें। मान लीजिए ये आपका सैंपल ट्यूब है, इसमें इस ट्यूब की लंबाई L है और इसमें पदार्थ की सांद्रता C है, C सांद्रता है। आपने इसमें जो प्रकाश डाला उसकी तीव्रता I नॉट है। आपतित प्रकाश की पार होने वाले प्रकाश की तीव्रता कुछ कम होगी, I T मान सकते हैं, आप I भी लिख सकते हैं इसको। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अवशोषकता जो है, अवशोषकता इसको दर्शाया जाता है इन दोनों के अनुपात से। ए बराबर होता है I नॉट अपॉन I, ठीक है ना। तो इसको एक्चुअल में लॉगरिथमिक फलन के रूप में लिया जाता है, तो हम इसको लॉग के रूप में ले सकते हैं। तो ये हो गया लॉग I नॉट अपॉन I। चलिए, ये तो हमारा अवशोषकता, अवशोषकता का मतलब कितना अवशोषण हो रहा है सीधे शब्दों। तो स्वाभाविक तौर पे अवशोषकता ए समानुपाती है किसके, लंबाई। क्यों? जितना लंबा ट्यूब होगा प्रकाश ट्यूब के अंदर उतनी दूरी तय करेगा, जितनी दूरी तय करेगा उतने ज्यादा अणुओं से टकराएगा, जितने ज्यादा अणुओं से टकराएगा अवशोषण की संभावना उतनी अधिक होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अवशोषकता है यानी जो अवशोषण होना है उसका मान ट्यूब की लंबाई के समानुपाती होता है। ये इक्वेशन 1 मानते हैं। दूसरा, ए समानुपाती है सांद्रता की। स्वाभाविक है कि अगर आप विलयन में पदार्थ की कम मात्रा घोलेंगे तो प्रकाश कम अणुओं से टकराएगा, जबकि पदार्थ की ज्यादा मात्रा घोलेंगे तो ज्यादा अणुओं से टकराएगा। ज्यादा अणुओं से टकराएगा तो अवशोषण का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसे में ए समानुपाती है सी के समीकरण नंबर 2। इस हिसाब से समीकरण 1 व 2 से हमको क्या मिलेगा, ए समानुपाती है सी इंटू एल से, या ए बराबर इप्सिलॉन सी एल, इक्वेशन नंबर 3, जहां इप्सिलॉन ये क्या है आपका मोलर अवशोषकता है। यानी कि अब अगर हम समीकरण 3 को थोड़ा लिखना चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 से मैं इसकी जगह लिख सकता हूं लॉग I नॉट अपॉन I बराबर इप्सिलॉन C इंटू L। ऐसा लिखा जा सकता है ना, क्योंकि A बराबर शुरू में ही बता दिया गया ये होता है। तो आप ढेर सारी चीजें लिख सकते हैं। इसके अलावा समीकरण 3 से आप क्या लिख सकते हैं, अगर मोलर अवशोषकता इप्सिलॉन निकालते हैं तो Cl को नीचे भेज दीजिए, A अपॉन C गुणा L। तो ढेर सारे समीकरण को हम इससे बना सकते हैं। ये है बियर लैम्बर्ट का नियम, जिसके अनुसार प्रकाश के अवशोषण का मान विलयन की सांद्रता और सैंपल ट्यूब की लंबाई के समानुपाती होता है। सिंपल। अब यूवी स्पेक्ट्रम का प्रस्तुतीकरण तो ये अलग चीज है। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। ये मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते समय भी बताया था, वही चीज यहाँ रिपीटेड।
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार। तो मैंने कहा था कि हम आणविक कक्षकों को 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। आपका इलेक्ट्रॉन मूल रूप से सिग्मा में या पाई में या एन में होता है। तो संक्रमण की संभावना कहां कहां पे? संक्रमण की सबसे संभावना पहली सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरी है सिग्मा टू पाई स्टार, तीसरी है पाई टू पाई स्टार, चौथी है एन टू सिग्मा स्टार, फिर एन टू पाई स्टार। पाई टू सिग्मा स्टार संक्रमण अमान्य माना जाता है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें ऊर्जा का मान कैसा होता है। यूं तो आप दर्शा सकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ऊर्जा लगेगी सिग्मा टू सिग्मा स्टार में, उससे कम लगेगी सिग्मा टू पाई स्टार में, उससे कम लगेगी आपकी ऊर्जा पाई टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। तो पाई टू पाई स्टार लगभग बराबर होता है एन टू सिग्मा स्टार के, और सबसे कम ऊर्जा लगती है एन टू पाई स्टार में। आप लाइन की लंबाई के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसकी लंबाई जितनी ज्यादा उसमें उतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण कहां होता है? मैंने आपको पहले बताया था सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण वहां होगा जहां क्या होगा, एकल बंध होंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड। और इसके लिए लगने वाली ऊर्जा यूवी से अधिक होती है, पराबैंगनी क्षेत्र से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये हमारे काम का नहीं। उदाहरण के लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आइए बात करें सेकंड की सिग्मा टू पाई स्टार। सिग्मा टू पाई स्टार जहां डबल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड से जुड़े परमाणुओं के पास कोई लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो यहां हम देखते हैं कि मेथिल अल्कोहल, मेथिल क्लोराइड जैसे यौगिक पराबैंगनी क्षेत्र में, एक मिनट, सिग्मा टू पाई स्टार, हाँ, ये कार्बोनिल यौगिकों में पाया जाता है, और इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो, तो ये किसमें पाया जाता है, कार्बोनिल यौगिक। तीसरा है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट में, लास्ट के 3 आपको देखने को मिलेंगे, पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार संक्रमण जो होता है ये आपका होता है संयुग्मित डाई। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये यूवी रेंज में होता है। चौथा यूवी टू विजिबल। इसके बाद आ गया हमारा एन टू सिग्मा स्टार, ये अल्कोहल, एमीन,
ईथर, इनमें होता है। पांचवा है आपका N2 पाई स्टार। इसके लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और मोस्टली ये दृश्य क्षेत्र में हो जाता है। दृश्य क्षेत्र या कभी कभी IR में भी हो सकता है। N2 पाई स्टार, ठीक है। ये भी किसमें होता है आपका कार्बोनिल। इसके अलावा दिया हुआ है साइनाइड NN, ये तो ये जनरल आइडिया है जो पहले भी पढ़ा गया है। तीनों पेपर में ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार सेम आपको लिखना होता है। अब उसके बाद बात करते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित होने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत स्थायी होते हैं, बहुत कम ऊर्जा वाले हैं, इसलिए इनको उत्तेजित होने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, चाहे इनको सिग्मा टू सिग्मा स्टार जाना हो, चाहे सिग्मा टू पाई स्टार। अतः यहां पर इनके संक्रमण के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र में नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है पाई और N के इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। आप देखो तीनों जो संक्रमण है, पाई टू पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार, N2 पाई स्टार, ये हमारे महत्व के हैं, ठीक है ना। इनके आधार पे चूंकि हमको रंग दिखाई देते हैं तो रंगों का कारण हम जान सकते हैं इनसे। अब आपको जानना चाहिए, इससे ये बात क्लियर हुई कि भाई संक्रमण कहाँ होगा। भाई पाई टू पाई का संक्रमण वहां होगा जहां पाई बंद बनेगा। N2 सिग्मा स्टार या N2 पाई स्टार संक्रमण वहां होगा जहां बंध से जुड़े परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। N मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तब न संक्रमण होगा। तो इस बेस पे हम किसी कार्बनिक पदार्थ के समूहों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर वह समूह है जहां वास्तव में इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है। और ये समूह रंग उत्पन्न करता है। तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो समूह, वो भाग, वो हिस्सा जहां पर वास्तव में इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है, हर जगह तो होता नहीं। तो जैसे आप साइनाइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले सकते हैं इस समूह में, ठीक। इसके अलावा NO2 कार्बोनिल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये ऐसे समूह हैं जिनमें या तो पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है, या तो N2 पाई स्टार होता है, या तो N2 सिग्मा स्टार संक्रमण, कोई ना कोई संक्रमण इनमें होता है और ये ही समूह रंग उत्पन्न करने वाले होते हैं। दूसरा आपका, अच्छा, इसमें दो प्रकार के बताए गए आपको, मैंने बताया एक में पाई टू पाई स्टार संक्रमण होता है, एक में N2 पाई स्टार या पाई टू पाई स्टार दोनों हो सकते हैं। तो जैसे पाई टू पाई स्टार वाले में कौन है, पाई टू पाई स्टार वाले में वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं, लोन पेयर नहीं पाया जाता। जैसे आप देखें पाई टू पाई स्टार मूल रूप से एल्कीन में पाया जाता है, क्योंकि बंध बनाने के बाद न तो इसका
कार्बन के पास, या तो इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर बचता है, नहीं बचता। जबकि n2 पाई स्टार व पाई टू पाई स्टार दोनों जहां होता है वो कौन कौन से है? तो आप देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो n2 पाई स्टार हो सकता है, डबल बॉन्ड भी है मतलब मल्टीपल बॉन्ड है इसलिए पाई टू पाई स्टार भी हो सकता है। C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो n2 पाई स्टार संभव है और डबल बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार संभव है। N डबल बॉन्ड N, दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो n2 पाई स्टार भी संभव है और पाई टू पाई स्टार संभव है। अब दूसरे प्रकार के समूह के बारे में आते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम ऐसे समूह होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन संक्रमण नहीं होता, लेकिन इनकी उपस्थिति हमारे क्रोमोफोर के अवशोषण के मान में थोड़ा परिवर्तन कर देती है। तो या तो वो थोड़ा सा ज्यादा तरंग दैर्घ्य पे अवशोषण करेगा या थोड़ा कम पे, थोड़ा ज्यादा मात्रा में करेगा या थोड़ा कम। तो यही करता है ये ऐसे समूह जो क्रोमोफोर में वर्णापकर्षी विस्थापन अर्थात बैंड को लंबी तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित करते हैं, ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं? लैम्डा के मान को बढ़ा देते हैं, लैम्डा के मान में वृद्धि करते हैं, ठीक है। वर्णापकर्षी लैम्डा के मान में कम, ठीक है। एक्सोक्रोम ब्लू शिफ्ट, लैम्डा का मान कम होगा मतलब आवृत्ति का मान बढ़ेगा, आवृत्ति का मान बढ़ेगा यानी ब्लू शिफ्ट कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट। तो कुल मिलाकर ऐसे समूह जो यदि क्रोमोफोर के साथ है, क्रोमोफोर वाले अणु के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके तरंग दैर्घ्य के मान को घटा देते हैं, वर्णापकर्षी कर देते हैं, ये कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? दो प्रकार के, अम्लीय और क्षारीय। तो जैसे OH समूह ये अम्लीय में आएगा, NH2 क्षारीय में आएगा, इसके अलावा Cl अम्लीय में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये समूह है। अब हम कुछ शब्द हमने यहां इस्तेमाल किए, उसका इस्तेमाल इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो पहले हम देखेंगे वर्णोत्कर्षी विस्थापन। उत्कर्ष ऊपर ले जाना, तो ऐसे ऑक्सोक्रोम या जब कभी भी कोई ऐसा परिवर्तन हो जिससे हमारे लैम्डा के मान में वृद्धि होती हो तो ये कहलाएगा वर्णोत्कर्षी। और लैम्डा का मान बढ़ता कब है? तो आपको अच्छी तरह याद रखना है विब्ग्योर को। विब्ग्योर में वायलेट के लिए यहां लैम्डा का मान नीचे से ऊपर क्या होता है? बढ़ता है। तो वायलेट या ब्लू का लैम्डा कम होता है, ऑरेंज या रेड का लैम्डा या तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। तो यहां क्या हो रहा है? लैम्डा में वृद्धि हो रही है। लैम्डा में वृद्धि हो रही है यानी हम किस साइड जा रहे हैं? रेड के साइड जा रहे हैं।
तो इसको रेड शिफ्ट भी कहा जाता है ना। सिंपल सा है एकदम। तो देखिए, अवशोषण शिखर का लंबी तरंग दैर्घ्य की ओर स्थापित होना वर्णोत्कर्षी विस्थापन कहलाता है। इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। संयुग्मन, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कहां देखने को मिलता है? संयुग्मन। संयुग्मन से यह प्रभाव देखने को मिलता है। अभी हम इसका एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। यानी जैसे जैसे डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है तो कम तरंग दैर्घ्य होगी, एक और जोड़ दो डबल बॉन्ड तो थोड़ा बढ़ जाएगा, एक और जोड़ दो और बढ़ जाएगी तरंग दैर्घ्य। गाजर में जो रंग हमको दिखाई देता है लाल या नारंगी, उसका कारण, जो गाजरी कलर है उसका कारण अभी हम देखेंगे कि क्यों दिखाई देता है, ठीक है ना। दूसरी चीज है वर्णाकर्षी। अपकर्ष जो होता है ये नीचे जाना होता है, तो वह प्रभाव जिससे लैम्डा में कमी आती, यानी तरंग दैर्घ्य का मान घटता हो जिस प्रभाव के कारण, उस प्रभाव को कहते हैं वर्णापकर्षी विस्थापन या ब्लू शिफ्ट। उल्टा जा रहे हैं, अधिक से कम की ओर ब्लू शिफ्ट कहलाता है, ठीक है। अब वर्णात्तर वर्ण ये हो गया। अतिवर्णकता या वर्णातशायी प्रभाव। तीसरा है अतिवर्णकता, या इसी को वर्णातशायी प्रभाव। इसमें क्या होता है, तीव्रता बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाएगी। लाल है तो ज्यादा चमकीला लाल दिखने लगेगा, पीला है तो उसकी चमक बढ़ जाएगी, नीला है तो चमक, रंग नहीं बदलेगा। यहां रंग बदल रहा है, लैम्डा का मान बदलेगा, आवृत्ति का मान बदलेगा तो रंग बदल जाएंगे। लेकिन यहां आवृत्ति और लैम्डा समान है, तीव्रता बढ़ जाती है, तीव्रता में। जबकि चौथा प्रभाव है आपका अवर्णकता। ठीक है, इसमें और क्या नाम दिया गया है, अवर्णिक प्रभाव। इसमें तीव्रता में कमी आती है, चमक घट जाएगी। तो ये चार तरह के प्रभाव आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली। टिप्पणी लिखिए, वर्णोत्कर्षी प्रभाव, वर्णात्कर्षी प्रभाव, अतिवर्णकता या अवर्णकता। दो तीन लाइन का है, एक उदाहरण दे सकते हैं ज्यादा से। अब हम आते हैं संयुग्मित डाइइनों के यूवी स्पेक्ट्रम। लैम्डा में वृद्धि वाला देखेंगे ना, ध्यान दें। सबसे सरल एल्कीन लीजिए, सबसे सरल एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। एथीन के लिए लैम्डा मैक्स का मान है 100, 200 से कम 175 नैनोमीटर। ये यूवी क्षेत्र में पाया जाता है, दूरस्थ यूवी क्षेत्र। यूवी में भी हमसे बड़ा दूर पाया जाता है, हम इसको देख नहीं सकते क्योंकि हम पराबैंगनी विकिरणों को नहीं देख पाते। फिर हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, इसमें ना एक और डबल बॉन्ड जोड़ते हैं, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन हो जाएगा। और अब लैम्डा मैक्स का मान
बढ़ के हो जाता है यहाँ 215। एक बढ़ा दिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। इस तरह से आपने देखा कि द्विबंध के बाद एक सिंगल बॉन्ड के बाद एक और द्विबंध आ गया, तो इसको कहते हैं डबल बॉन्ड का संयुग्मन। हमने एक डबल बॉन्ड और इसके बगल में जोड़ दिया, इससे लैम्डा का मान बढ़ के हो जाता है 215 नैनोमीटर। कितने का फर्क पड़ा भाई? 40 के लगभग, 25 और 15 40 के लगभग। तो जब हम डबल बॉन्ड और जोड़ते गए और हमने यौगिक देखे कि जिसमें एक और डबल बॉन्ड हो और हो, तो लैम्डा का मान बढ़ रहा है। लैम्डा का मान बढ़ने का मतलब क्या होता है? ये है आपका वर्णोत्कर्षी प्रभाव। और जब हमने गाजर में उपस्थित बीटा कैरोटीन को देखा तो उसमें 11 द्विबंध संयुग्मन में है। मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये है बीटा कैरोटीन की संरचना। इस संरचना में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 द्विबंध संयुग्मन में है। इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान 400 कुछ हो जाता है, बढ़ के 497 नैनोमीटर हो जाता है। ये पराबैंगनी में पाया जा रहा था और ये दृश्य क्षेत्र में पाया जाता है।